नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह। आप एरीज संस्थान में साइंटिस्ट हैं और हमारे साथ होस्ट हैं मेरे साथ मीनाक्षी मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिक्स में, और आपको साइंस के कई सारे अवार्ड भी आप ले चुकी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहती हूँ कि आप बताएं एरीज के बारे में कि एरीज क्या काम कर रहा है। एरीज, जैसा कि आपने कहा, इसका छोटा नाम है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान, जैसे प्रेक्षण से आप अर्थ लगा सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे जो भी है ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रेक्षण होते हैं तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंटों के माध्यम से, चाहे वो दूरबीन हो या चाहे दूसरे तमाम तरह के साधन हों जो कि मेजरमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं विज्ञान की जिनमें काम होता है। पहली आपकी है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल विज्ञान जिसको हम कहेंगे, या खगोल भौतिकी। दूसरा है सोलर फिजिक्स, जिसमें सिर्फ सूरज के बारे में अध्ययन किया जाता है, कुछ लोग उसमें काम करते हैं। और मैं जिस विज्ञान की शाखा में काम करता हूँ वो है वायुमंडल विज्ञान, एटमॉस्फेरिक साइंस जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सारा जो कार्य विभाग है वो 3 भागों में बंटा हुआ है, और सभी में, हर विभाग में सबसे ज्यादा आपके खगोल वैज्ञानिक हमारे संस्थान में है, उसके बाद फिर सोलर में है, फिर हम लोग वायुमंडल विज्ञान में है। तो मैं हिमालय को लेकर काफी चिंतित रहता हूँ और हिमालय पे ही सारा शोध मेरा केंद्रित रहता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो मैम, वायुमंडल पे बहुत सारी जिज्ञासाएं हो रही हैं जानने की, आप क्या पूछना चाहेंगी? सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है या कोई भी एक नॉर्मल इंसान है तो वो किस तरीके से एरीज में आ सकता है, क्योंकि हमने भी मतलब बहुत बार हम सोचते हैं कि एरीज कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है, क्या है उसके अंदर, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे जा सकता है एरीज में? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी। इसमें हमारे यहाँ जो, जैसे मैंने अभी विभागों के बारे में बताया, उसके अलावा हमारे पास एक विभाग है जो सिर्फ दर्शकों के लिए या आगंतुकों के लिए, एक जिसको हम पब्लिक आउटरीच कहते हैं, कि आप वहाँ आके, जैसे जिस सीजन में भी आओ तो रात को हमारे पास स्काई वॉच का एक प्रोग्राम है, उसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है पब्लिक आउटरीच की। जो भी आते हैं लोग वो हम आपको अपने तारामंडल का दर्शन कराते हैं, या फिर अपने जिस समय जो भी ग्रह दिखने वाले रहते हैं, सौर परिवार के ग्रहों का अवलोकन भी कराते हैं दूरबीन के माध्यम से। तो उसके लिए हमारे पास अलग व्यवस्था है पूरी तरह से। जैसा आपने कहा कि अगर करियर की बात है कि हमारे यहाँ कैसे आया जा सकता है, तो चूंकि ये भौतिक विज्ञान पर आधारित संस्थान है पूरा, ज्यादातर यहाँ पर भौतिकी के ही छात्र हम लोग लेते हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया हो, मतलब मास्टर्स किया हो, एमएससी किया हो। क्या बीएससी वाले स्टूडेंट भी आ सकते हैं? बीएससी वाले एज सच हमारे यहाँ उनके लिए कोई प्रोग्राम तो नहीं होता, लेकिन एज ए ट्रेनी आ सकते हैं कि अगर कुछ सीखना चाहें तो 1 महीने का प्रोजेक्ट या 2 महीने के लिए, इस तरह से छोटे मतलब समय के लिए आ सकते हैं, कुछ सीखने के लिए, जिज्ञासाएं अपनी सुलझाने के लिए। और उसी में जैसे जितने भी विषय हैं सब में किसी वैज्ञानिक से संबंध होकर काम कर सकते हैं। फेलोशिप तो मास्टर्स के बाद ही होता है, लेकिन बिना फेलोशिप के भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग अलाउ करते हैं कई बार कि बच्चों जो विज्ञान के प्रति रुझान रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनको हम किसी न किसी वैज्ञानिक से संबंध करके और उसको एक छोटा प्रोजेक्ट करा देते हैं। जी 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 जी। सर, वायुमंडल का आपका काम है, थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या आती हैं चीजें वायुमंडल में? हाँ, वायुमंडल तो वैसे अगर हम विस्तार की बात करें तो आपके पृथ्वी की सतह से शुरू हो जाता है, लगभग 600 किलोमीटर तक हम वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटते हैं। जैसे सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फियर होता है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 17-18 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद हम दूसरी लेयर आती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जो 18 किलोमीटर से लगभग 53 किलोमीटर तक होता है। और फिर 53 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक आता है मीसोस्फियर, जिसको कि हम सबसे कम तापमान वाला मंडल कहते हैं। वायुमंडल में एक परत होती है। और उसके बाद फिर 90 से 600 किलोमीटर तक आपका जो अंतिम होता है वो लास्ट वाला, जिसमें कि आपका आयनोस्फीयर ये आता है, तो लास्ट लेयर होती है। तो सर, इनका महत्व क्या है? अगर हम हिमालय की बात करें, हमारा सबसे एकदम ताजा पर्वत अगर हम कहें, बहुत यंग पर्वत है हिमालय जी, तो हिमालय की जो घटनाएं हैं, क्या उनको देखने के लिए, उनको भांपने के लिए क्या इस तरह की तकनीकें डेवलप हो चुकी हैं कि हम उन खतरों से आगाह हो पाएं? तकनीकों का जहां तक सवाल है, तकनीकें तो बहुत सारी है, लेकिन हमें वो लगानी पड़ेंगी। हमको हिमालय के अलग अलग जगहों पर जाके उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे हिमालय पे भी आप देख रहे हैं कि हिमालय, हम कहते हैं ना कि एक तीसरा तृतीय ध्रुव है ये सबसे ज्यादा, अगर नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा अगर सबसे ज्यादा कहीं फ्रोजन वाटर या बर्फ है वो हिमालय पर है।
तो हिमालय की जब भी हम बात करते हैं कि हिमालय एक सबसे सेंसिटिव इकोसिस्टम है पृथ्वी पर आज के डेट में अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज का एक इंडिकेटर है। अगर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव आपने देखने हैं जलवायु परिवर्तन के, तो सबसे ज्यादा प्रभाव हिमालय पर दिखते हैं। तो हम इन गतिविधियों को मॉनिटरिंग के लिए, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं या सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करते हैं, या और बहुत सारे मेजरमेंट करके उनका मॉडलिंग भी करते हैं। तो मैं दो तरह से हिमालय को पे काम करता हूँ। एक तो हिमालय में जो बहुत सूक्ष्म प्रोसेसेस, किस तरह से आपका मानव प्रदूषण है, हल्द्वानी का प्रदूषण धीरे धीरे पहाड़ तक कैसे पहुंचता है, तो उसकी जो भी प्रक्रियाएं वायुमंडल में घटती है माउंटेन स्लोप्स के साथ, उनका अध्ययन करता हूँ। दूसरी बात है कि नैनीताल एक चूंकि माउंटेन टॉप है और जहाँ पे हमारा संस्थान है वो तो है ही एक पहाड़ी पर बसा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां से ऊपर जैसे हमारे पास एक एसटी रेडार भी है, तो उसके माध्यम से हवाओं की गति और दिशा का भी हम जानकारी लेते हैं कि 20 किलोमीटर तक वायुमंडल में ऊपर किस तरह से कहाँ से हवाएं आ रही है, किधर जा रही है। और इन्हीं के माध्यम से हम ये पता लगा पाते हैं कि वायुमंडल में इवन ट्रोपोस्फेयर में ही किस तरह से 3-4 किलोमीटर तक किधर से हवाएं आ रही है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्ली रहती है ज्यादातर, और ऊपर जाओ मिड लैटिट्यूड की तरफ तो वेस्टर्ली हो जाती है, पश्चिम से की तरफ से आने वाली हवाएं। तो ये एक तरह से उसकी पूरी जो वायुमंडल की संरचना है, चाहे वो गतिकी के संबंध में देखें, लिहाज से हो, या फिर ये कि वहाँ का तापमान क्या है, सरफेस पैरामीटर्स कैसे सीजन के हिसाब से बदलते हैं, ये है, और प्रदूषण कैसे प्रभावित करता है, कहाँ से आ रहा है। और जैसे हम कहते हैं ना कि सर्दियों में नीचे पूरा एकदम कोहरे की लेयर हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो साफ सुथरा रहता है सर्दियों में, लेकिन प्रदूषण फिर भी दिन तक वहां पहुंच जाता है। तो कैसे, तो ये सारे अध्ययन करते हैं। अच्छा। दूसरी बात, हमने उत्तराखंड में भी हिमालय की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रदूषण नापने के लिए, जैसे PM 2.5 आपने आजकल सुना होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब मेजर करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो हमने लगभग इवन हल्द्वानी में भी है, रुद्रपुर में भी है, जो हमारे फुटहिल्स के जितने ये प्लेन्स हैं इसमें भी लगाए हैं। देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी और सभी जगह उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे लगाए। तो वो भी एक काम है मेरा कि किस तरह से हमारे वहाँ पे जो PM 2.5 बढ़ता है सीजन के हिसाब से, तो उसका कौन सा कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, ये सब चीजें देखने के लिए। जैसे गर्मियों में हमारे पास बहुत सारे धूल के अंधड़ भी आते हैं हिमालय की तरफ, वो भी PM 2.5 बढ़ाते हैं, क्योंकि वो साथ में और भी प्रदूषण लाते हैं। और ये नीचे जब फुटहिल्स में क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग जो होती है, आपके धान के टाइम पे जो लोग जलाते हैं, वो वाला प्रदूषण भी सर्दियों में कई बार वहां तक पहुंचता, तो उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। तीसरा ये है कि लिडार के माध्यम से भी हम, हमारे पास एक लिडार BA532 नैनोमीटर लेजर जो रहता है, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि वायुमंडल में प्रदूषण कहाँ तक पहुंचा है। तो वो भी सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं, ये सारे आंकड़े। तो भविष्य, ये मौसम की भविष्यवाणी भी क्या आप ही के उसमें आती है? मौसम की जो भविष्यवाणी है वो एक बड़ा विषय होता है, और उसमें एक स्थान का डेटा नहीं लिया जाता। उसमें पूरा आपका, जैसे माना हम अगर भारत की बात करें तो लगभग जितने भी IMD के AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है, उन सभी का डेटा लगभग 1000 से ऊपर होते हैं, और भी बहुत सारी एजेंसीज है, सबका डेटा लेते हैं और उसको फिर मॉडल करते हैं। मॉडल्स होते हैं बेसिकली सेट ऑफ इक्वेशंस, जो कहें हम कि कंप्यूटर में आप वो सारा डेटा फीड करते हैं, फिर कुछ आउटपुट लेते हैं, कुछ फिजिक्स उसमें प्रिंसिपल यूज करते हैं कि क्या होगा। तो वो अलग से, चाहे नाउकास्टिंग हो या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हो या शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हो, वो सारी फोरकास्टिंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के परव्यू का विषय है। वो रडार और सैटेलाइट के थ्रू ही भी होता होगा। सभी डेटा यूज, ग्राउंड बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड और रेडार, सारे ऑब्जर्वेशंस उसमें इंटीग्रेट होते हैं। हाँ, और उसके हिसाब से फिर वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जो उसके लिए ऑथराइज एजेंसी है, जैसे उनके साथ मॉडल NCMRW चलाता है नोएडा वाला, या IITM पुणे, ये लोग सब मिलके एक इंटीग्रेशन में काम करते हैं। तो वो लेकिन फिर भी भविष्यवाणी या जो भी वेदर फोरकास्ट है वो IMD ही इश्यू करता है। इवन हमारा भी डेटा अगर वो यूज करें तो वो फाइनल एजेंसी जो हो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान जी, ऑथराइज वही है जी। तो अब हम मीनाक्षी, सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एरीज है तो वो कहाँ तक का डाटा कवर करता है, मतलब कि जैसे उत्तराखंड स्टेट का पूरा डाटा कवर करता है या फिर बाहर का भी? जैसे मैं एटमॉस्फेरिक साइंस में हूँ तो हम लोगों के जैसे ऑब्जर्वेटरी 2 हैं, एक तो नैनीताल में ही है और दूसरी देवस्थल में है। क्योंकि तो हमारा देवस्थल यहाँ से, देवस्थल हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी है जहाँ पे हमारी सबसे बड़ी दूरबीन लगी है, जिसके बारे में आपने सुना पढ़ा भी, अखबारों में आता रहता है, 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो वहाँ पे भी अब काफी बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, और जो भी विदेशी या भारत के जो भी वैज्ञानिक है कोलैबोरेट करते हैं ऑब्जर्वेशन से, तो वो वहाँ के लिए अपने प्रपोजल लिखते हैं, देते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के जो भी उनके प्रपोजल रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से फिर ऑब्जर्वेशंस होते हैं। वो अपनी टीम हमारी रहती है, वो लोग आते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं।
तो एक तो वो है, तो हमारे यहाँ इन 2 साइट्स का ही डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। और जो वायुमंडल वाला हमारा जो विभाग है, हम लोग जैसे अभी हम लोग मीन्सी लेवल से 2000 मीटर पर है नैनीताल, फिर देवस्थल 2500 मीटर पे। अगर हमको जरूरत पड़ती है कि भाई हिमालय में और कहाँ तक प्रदूषण जा सकता है, तो कैंपेन मोड में कई बार हम अपने इंस्ट्रूमेंट लेके और हाइट्स तक भी जाते हैं। या अच्छा। हमारे कुछ साथी जैसे वैज्ञानिक इधर पिथौरागढ़ या डीडी हाट तक भी ऑब्जर्वेशंस अच्छा। लेने जाते हैं। अच्छा। तो वो एक कैंपेन मोड होता है, जैसे हमने भी पूरे उत्तराखंड में किया था। बट इतनी जगह पे एक साथ हम अपने तो- इंस्ट्रूमेंट रखें तो मॉनिटर करना थोड़ा तो मुश्किल सर होता है। एक बेसिक अगर हम बोलें कि बेसिक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अगर कोई रखे तो वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि क्या चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, जो टाइम फ्रेम हम मानते हैं, कम से कम 30 साल मानते हैं। अगर आप कहें कि हल्द्वानी अभी जैसे हम बैठे हैं कि आज से 30 साल बाद जो अधिकतम तापमान होगा और आज है, अगर हम उसको 30 साल तक अधिकतम तापमान किसी महीने का या आज के दिन का हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और 30 साल का एवरेज लें, तो तब हम देखेंगे कि किस दिन ऊपर गया टेम्परेचर, किसी दिन नीचे, मीन से ऊपर। तो हमें हर डे का टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि अब अच्छा। मैक्सिमम कितना गया उस दिन। तो अगर हम 30 दिन का किसी मतलब आज आपका 9 सितंबर है, 9 सितंबर का 30 साल तक अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे, 30 डेटा पॉइंट आपके पास होंगे मैक्सिमम टेम्परेचर के, तब आप कह सकेंगे कि इस तारीख को इतना अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तब कहेंगे कि अब इतना क्लाइमेट चेंज हो गया। अगर तापमान की बात करें कि तापमान माना आज आपका 32 है और 30 साल बाद वो 35 दिखा रहा है मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर से, मतलब एवरेज टेम्परेचर से ऊपर दिखा रहा है और 2-3 डिग्री का अंतर आ रहा है, मान 32 आपका एवरेज है और 35 दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2-3 डिग्री का बदलाव आया है तापमान में, तो डेविएशन इतना है, तो हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमें एक एपोक कम से कम 30 साल का करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन। जी जी जी। तो सर ये सारा सब डाटा बेस्ड होता है या कुछ सिमुलेशन लगते हैं या कुछ किस तरीके से होता है? सिमुलेशन तो हम जनरली फोरकास्ट के लिए, Forecasting फ्यूचर के लिए। प्रोजेक्शंस के लिए यूज जी। करते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपके पास रियल टाइम होता है तभी वो एक तरह से रियल प्रोजेक्शन देगा आपका, कि अगर आप 30 साल का डेटा ले रहे हैं और फिर आगे 30 साल की प्रोडिक्शन या 60 साल की प्रोडिक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास जो बेसलाइन डेटा होगा वो आपको होना, रियल डेटा होना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशंस। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन से हम प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ, जितने अच्छे आपके ऑब्जर्वेशंस की क्वालिटी होगी, जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन हो उतनी अच्छी आपकी प्रोडिक्शन आएगी। और उसमें भी जितने टाइप के होंगे, जैसे आपके पास हम अगर टेम्परेचर ही प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी विंड के सारे मेजरमेंट्स होने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हम आगे उन रियल टाइम डेटा को यूज करके आगे की प्रोजेक्शन दे सकते हैं। जी जी। तो मीनाक्षी जी काफी टाइम हो रहा है, अब हम लोग थोड़ा सा हिमालय पर भी आते हैं ना। बिल्कुल सर, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट होने के नाते हिमालय में बर्फ के पिघलने की लगातार जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, वो क्या वो सच है? उनमें कितनी सच्चाई है और किस गति से हो रहा है? क्या वाकई में कुछ आने वाले समय में पूरा हिमालय पिघल चुके होंगे? क्या है खतरा, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये हर आम आदमी का प्रश्न रहता है, क्योंकि लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो ग्लेशियर्स के पिघलने या पीछे जाने की बातें हैं, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने भी 57 साल का डेटा, काफी 20-25 ग्लेशियर्स का डेटा लेके और 57 साल का एवरेज करके देखा था हमने। तो 2018 में हमने हिमालय पर एक पुस्तक लिखी थी, तो उसमें हमने ये दिखाया है कि लगभग 17.8 यानी कि 18 मीटर हर साल ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, जो बड़े ग्लेशियर्स हैं। और अभी तो उसका अभी पिछले 5-7 सालों में या 10 सालों में अगर देखें तो वो गति और भी बढ़ी है। अच्छा। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आपका ग्लोब का तापमान बढ़ रहा है, बढ़ते तापमान के साथ साथ और जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज या कहीं की मानव जनित गतिविधियां, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इनको बोलते हैं, जैसे जैसे हिमालय की तरफ ज्यादा इनका बढ़ना शुरू हो गया, तो उस तरह से हिमालय भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ग्लेशियर्स तो पिघल ही रहे हैं, साथ में हमारे जो हिमालय के माउंटेन सिस्टम है बहुत फ्रेजाइल है, और इसमें हम जितनी ज्यादा छेड़खानी करेंगे, इसका जो पर्यावरणिक संतुलन है या इसका जो इकोसिस्टम है वो और गड़बड़ाएगा। और आगे जैसे कि बढ़ते हुए तापमान के साथ ये भी ग्लोबल प्रेडिक्शन है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे अब इस दशक में आपने कम देखे होंगे, अगले दशक में और हो सकता है कि फ्लैश फ्लड ज्यादा हों या ड्राउट के केसेस ज्यादा हों, सूखा पड़ने वाली घटनाएं बढ़े। तो ये चीजें तो बढ़ती ही जाएंगी आने वाले समय में। इस बार हमने बारिश का देखा तो एक बेहिसाब बारिश हो रही है, और हो भी रही है। तो कम दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी। ये पूरा फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, मॉडल्स ने, ग्लोबल मॉडल से या जितनी भी स्टडीज हुई, चाहे रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे,
सब यही दर्शाती है, यही कि बढ़ते तापमान के साथ साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी बढ़ेंगे। क्लाइमेट शिफ्ट होना, सीजनल शिफ्ट हो रहा है। हम्म, जैसे आप देखते थे पहले कि 2000 मीटर तक बर्फ गिरती थी, अभी 2-3 साल से 4 साल से नैनीताल में भी बहुत एक आध बार भी बर्फ हाँ, देखने को नहीं स्नोफॉल मिल रही है, बिल्कुल भी। बुरांस क्योंकि पहले खिल जा रहा है, हाँ मतलब वो हर कुछ सब कुछ शिफ्ट हो गया है। हाँ ये सारी चीजें तो सर हो रही वजह हैं। आपने एक तो बताया, मतलब जो लोग मानव हिमालय जनित तक जो जा गतिविधियां, रहे हाँ हैं, हाँ दूसरा पॉल्यूशन भी तो होगा, हाँ, एटमॉस्फेयर जहाँ साइंटिस्ट हैं आदमी तो रहेगा तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा ही, हाँ, दूसरी तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप डिफोरेस्टेशन भी हो गई, आप पेड़ काटेंगे, घर बनाएंगे, तो जितना सारी चीजें बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, तो प्राकृतिक संसाधनों पर जोर बढ़ेगा, वहाँ पे पानी की खपत ज्यादा होगी, वाटर लेवल नीचे जाएगा, ये सारी चीजें लिंक्ड है कि बिल्कुल जैसे जैसे मानव जनित आप गतिविधियां। जीवन शैली को जितना अपना उस तरह का रखोगे, लग्जरी वाला, एक गांव की जीवन शैली पहले से जो थी वो अलग तरह की थी, उसमें बिल्कुल इतना जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ती थी। बिल्कुल। तो मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है कि अब ये जो जितना खतरे बताए जा रहे हैं उस हिसाब से क्या नीतियां बन रही हैं? ये सवाल क्या हम सर से पूछें अगला, हाँ हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ मुझे तो सर ये भी क्या पूछना सरकार, है हाँ कि ग्राउंड लेवल पे हम क्या काम करें, एक नॉर्मल इंसान होने के नाते हम ग्राउंड हाँ लेवल पे क्या काम करें कि हम अपने हिमालय का संरक्षण कर सके सर। जी, ग्राउंड लेवल पे हम सिर्फ इतना कर सकते हैं पढ़े लिखे होने के नाते कि हमारे जो कार्बन पहले फुटप्रिंट्स गांव कम में, करें। नहीं गांव में जिस तरह से हम लोग रहते थे पहले, और हमारे जो गांव में घरों की संरचना होती थी पौराणिक मिट्टी के और उसके तरह से पत्थर के या लकड़ी के बने होते थे जी। मैक्सिमम, प्रकृति से लिया, वहीं कंक्रीट के जंगल नहीं हुआ करते थे, टिन शेड नहीं होते थे, तो बिल्कुल सारे पूरा उस तरह की वो, क्योंकि वो आपको जितना आप टिन शेड जहाँ पे भी लगाओगे या कंक्रीट बनाओगे उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो 1-2 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही इंक्रीज लोकलाइज्ड करें। लेवल पे बढ़ा देता है। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, और कोशिश यही करें हम कि डिस्करेज करें लोगों को कि गांव में ये जो होटल के लिए लोग जगह बेच रहे हैं, अपना घर बार बेच के सब नीचे उतर रहे हैं, वो एक थोड़ा सा उस पर अगर रोक लगे तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि बाहर वाले तो दिल्ली से कोई भी आएगा उसके पास धन बिल्कुल की जी। कमी होती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल और पहाड़ में लोगों के पास जैसी भी परिस्थितियां हैं वो तुरंत अपना बेच देते हैं, तो उससे क्या है कि जो आपका हरा जंगल था वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे और तमाम तरह की चीजें प्रभावित हो रही हैं। आप कंक्रीट बनाओगे, पानी चाहिए उसको बनाने के लिए, फिर उसके वहां पे जो लोग रहेंगे और खपत बढ़ेगी, तो हिमालय पर एक तरह से आप और स्ट्रेस दे रहे हैं, और दे रहे तमाम हैं। तरह के जितने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स, चाहे डैम हो, चाहे ये रेल वाले हो, या सड़कें इतनी 4 लेन 6 लेन बनने का बिल्कुल जो बिल्कुल प्रपोजल है, ये सारे बिल्कुल जब तक नहीं रुकेंगे तो बिल्कुल पहाड़ों बिल्कुल को थोड़ा सा बचाना मुश्किल रहेगा। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट क्या सरकारों को सौंपी जाती है सर, आप जी। लोगों की तरफ से ही बताइए। बिल्कुल, वैज्ञानिकों का काम तो है कि किसी भी पॉलिसी मैटर्स में अगर कभी भी इनपुट मांगा जाता है तो वो दिया जाता है कि भाई, चाहे आपका अभी, हालांकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जोशीमठ वाली बात थी, तो वैज्ञानिकों ने अपने इनपुट दिए होंगे, पहले भी दिए होंगे उसमें, कि जैसा काफी सारे वैज्ञानिकों से हमारी चर्चा होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सरकार है, अंतिम निर्णय तो सरकार जी का ही होता है, और बिल्कुल जो ग्राउंड पे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है या ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है वो, बिल्कुल तो हमारा काम है कि अध्ययन करके उसका जो निष्कर्ष है वो सामने लाना और उससे अवगत कराना। सर, अगर लगातार जब अवगत कराई हुई चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो अंदर से एक निराशा होती होगी ना, क्योंकि लगातार उसके उल्टा ही चीजें हो रही हैं, हाँ ये तो है, बड़े बात अब बन ये रहे इसमें हैं, बिल्कुल है ना, सारी चीजें उसके उलट हो बिल्कुल रही हैं, तो एक बिल्कुल निराशा तो होती होगी साइंटिस्ट बिल्कुल के अंदर, होती क्योंकि है, वो और सच्चाई से वो रूबरू है कि होती, भाई ये बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप, होती है, और ये हमें सबसे पहले तो हिमालय कोई हम पहाड़ वालों का नहीं है, हिमालय रहेगा तो आपके जितने भी वेदर सिस्टम्स हैं या इकोसिस्टम है वो प्रिजर्व रहेंगे, और सबसे बड़ी क्राइसिस जो ड्रिंकिंग वाटर की है वो होने वाली है आने वाले समय में, जिस गति से आपके ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं, आप चाहे वो रैनी विलेज वाली जो इवेंट है उसमें भी ग्लेशियर ही टूटा था, तो टूटने का कारण ये कि तापमान बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं से लूज हो रहे हैं, तो जियोलॉजिकल इवेंट्स तो है नहीं इतने बड़े कि, तो ये सारे जो भी हैं आपका मतलब हमारी गतिविधियों से ट्रिगर्ड चीजें हैं, और उसमें आपने 2-2 बांध बना दिए तो वो नुकसान भी करेंगे ही आगे, फिर जो भी आपके नेचुरल कैलामिटीज होंगी, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, नहीं तो नदी का अपना रास्ता है, सही बात है। वो अगर होता भी तो शायद नुकसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये तो जो संस्थान है बड़े से, हमने विश्वविद्यालयों का काम है कि इस तरह के विमर्श, इस तरह की बहसों पर बातचीत हो, तो उसके बहाने आज एक बातचीत हुई, जी, तो आपकी संस्था भी क्या इस तरह की जागरूकता के कार्यक्रम करती है कि बार बार आगाह किया जाए, एक माहौल बनाया जाए बातचीत के जरिए? हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे आज ये हिमालय दिवस पे आपने बुलाया या कहीं पे भी, तो हिमालय की बात अवश्य रखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा एक जो सूचक है, हमें बार बार इंगित कर रहा है हिमालय की, आप रुको, ठहर जाओ, और संरक्षण पर ध्यान दो, या
संरक्षण नहीं भी कर सकते हैं तो जहां तक जैसा है वैसा रहने दो, उसको और खराब ना करें। तो ये तो हमारा काम है कि लोगों को बताया जाए, छात्रों को बताया जाए, आम आदमी जनता को बताया जाए कि ताकि इस पे और हम पॉलिसी तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते लेकिन अपनी तरफ से भी हम कोशिश करें कि भाई लोगों को लोगों को जागरूक करें कि इतना प्लास्टिक ना लेके जाएं पहाड़ों पर, फिर वहां फेंक के ना आए, वहां कचरे के बड़े बड़े वो डंप यार्ड ना बनाएं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं प्लास्टिक ही बैन कर दीजिए भाई, जी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। तो मैम चलते हैं, अब काफी वक्त हो गया, चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि रेडियो में आप सर को जरूर आमंत्रित करें आगे के लिए भी, क्योंकि ये सीरीज में ये बातचीतें श्रृंखलाबद्ध तरीके से होना जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर आगे भी चर्चा करते रहें। जी, तो बहुत शुक्रिया सर, इतना वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मीनाक्षी जी के साथ में और प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।